बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज के लेक्चर में बायो के लेक्चर नंबर 7 में हम लोग स्टडी करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। तो अब बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मकसद क्या है। अब हम लोग ना बायो में हम लोग स्टडी करते हैं लाइफ को। बायो किस चीज़ से डील करती है? बायो डील करती है लाइफ से, यानी ज़िंदगी से। तो बेसिकली जो लाइफ है वो हमारे जो अर्थ है उस पर मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं, मुख्तलिफ जानदार पाए जाते हैं। तो हर जानदार जो है वो सांस लेता है, उसकी हर एक लाइफ है। तो बेसिकली जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो बेसिक यूनिट है लाइफ का जो कि सेल कहलाता है वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे सेल एग्जिस्ट करेगा। तो हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में ये पढ़ेंगे कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है सेल के साथ, तो जो सेल है वो किस तरीके से मुख्तलिफ कि सेल जो है वो किस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑर्गेनाइज होता है और सेल किस तरीके से मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होती है। क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एक बेसिक नीड के ज़रिए से अपने बॉडी सेल्स को ऑर्गेनाइज करेगा, अपने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को ऑर्गेनाइज करेगा। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होती है। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने पढ़ा कि 5 मेजर ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप्स कौन से हैं? प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं। अब 5 मेजर ग्रुप्स क्यों बने? हमारी जो बॉडी है उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से जो हमारी जो ये 5 बेसिक ग्रुप्स हैं इसमें क्या है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। यानी लाइफ को उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्स में जितने भी जानदार थे उसको उन्होंने 5 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया कि जो प्रोटिस्टा हैं उनकी अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोकैरियोट्स की अलग है, फंजाई की अलग है, प्लांट्स की भी अपनी है और एनिमल्स की भी अपनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो 5 मेजर ग्रुप्स है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन चीज़ों में क्या होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो जो सेल है, बेसिकली जो सेल था, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे। जो प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स थे, जो हमारे पास जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे वो थे प्रोकैरियोट्स। यानी लाइफ जो है वो शुरू में ओजोन थी हमारी, ओजोन जो थी वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती थी। तो जब एटमॉस्फेयर में ओजोन नहीं पाई जाती थी, जो शुरू में जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो था रिड्यूसिंग, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग। तो प्रोकैरियोट से बाद में यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। बेसिकली जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे वो थे प्रोकैरियोट्स, लेकिन अब जो रिसेंटली जो अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ये बेसिक 2 टाइप्स हैं सेल की। ये जो सेल है उसकी 2 टाइप्स होंगी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते क्या है? अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो मीन बिफोर, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, यानी बिफोर द न्यूक्लियस, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ना ही न्यूक्लियस की उसमें डिवीजन होगी। ठीक है, एंड नो ऑर्गेनेलिज। अब ऑब्वियसली बात है जब एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था तो वहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं होगा और ऑर्गेनेलिज भी नहीं होंगे। ऑर्गेनेलिज क्या होती है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शन प्रोवाइड करती हैं सेल को, और उनमें क्या पाई जाती है? डिवीजन ऑफ लेबल्स। डिवीजन ऑफ लेबल क्यों पाई जाती है? सेल जो है उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, तो हर ऑर्गेनेली क्या करती है? अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो है ऑर्गेनेलिज भी नहीं पाई जाएंगी और न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाएगा। ये क्या थे? ये थे अर्ली ऑर्गेनिज्म। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोकैरियोट्स थे उनसे इवॉल्व हुए यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या है? ये तो हो गए प्रोकैरियोट्स। अब बेसिकली ये जो 4 टाइप्स हैं, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये कलेक्टिवली जो आती हैं ये आती हैं यूकैरियोट्स के ग्रुप में। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? उनके पास ना न्यूक्लियस था ना ऑर्गेनेलिज थी प्रो के पास। अब यूकैरियोट्स क्या है? यू मीन ट्रू, यानी इनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है,
उसमें डिवीजन भी होती है और इनमें क्या होती है, ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती है। यानी यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी पाया जाएगा और ऑर्गेनेलीज भी पाई जाएंगी। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट होगी और न्यूक्लियस भी होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। ये तो थे 5 मेजर ग्रुप्स जो कि लाइफ मतलब मुख्तलिफ हमारी अर्थ पे जो स्पीशीज हैं उनको डिवाइड कर दिया गया था 5 मेजर ग्रुप्स में, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन कि जो ऑर्गेनाइज थे हुए सेल वो किस तरीके से हुए। सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 डिफरेंट वेज, यानी 3 वेज थे जिसमें सेल ऑर्गेनाइज हुए। वो वेज कौन कौन से थे? नंबर 1 यूनिसेलुलर, यानी सेल जो थे वो यूनिसेलुलर होंगे। कॉलोनियल, वो कॉलोनी बनाएंगे। एंड मल्टीसेलुलर, वो काफी सारे सेल्स पर मुश्तमिल होगा कोई जानवर। अब या तो जानदार हो सकता है यूनिसेलुलर, या वो हो सकता है कॉलोनियल, या वो हो सकता है मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, यूनि मीन वन, सेलुलर मीन सेल, यानी वन सेल होगा इसमें। Organisms that are made up of one cell are called unicellular। इसमें क्या होगा, यूनिसेलुलर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास बेसिकली ओनली वन सेल होगा। ओनली वन सेल मेक लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, वही एक सेल उनकी जिंदगी के लिए काफी होगा। उनकी जो तमाम एक्टिविटीज हैं, आर लाइफ एक्टिविटीज अकर विद इन दिस सेल, यानी जो तमाम जो लाइफ एक्टिविटीज हैं वो उसी सेल के अंदर होंगे। आया कि उनकी जो फूड है वो किस तरीके से खाते हैं, वो भी उसी मोड ऑफ फीडिंग की जो है वो उसी सेल में होगी। उनका जो मोड ऑफ हैबिटेट है वो उसी सेल के मुताबिक होगा। उनका जो लाइफस्टाइल है वो उसी सेल के मुताबिक होगा और एक ही सेल होगा। उनकी जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो उसी सेल के अंदर होंगी। जो भी उनकी न्यूट्रिशन है, फीडिंग है, जो कुछ भी है वो एक ही सेल के अंदर होगा, यानी वो एक ही सेल पे कंसिस्ट होंगे और एक ही सेल से होगी उनकी लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एंड न्यूक्लिना, ये तीनों क्या है, ये यूनिसेलुलर है जो कि वन सेल पे मुश्तमिल होते हैं। दिस इज अमीबा, इसमें क्या है, वन सेल जो है वो ही बेसिकली क्या कर रहा है, उसकी तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होते हैं, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड मेक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। जब काफ़ी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहेंगे तो वो हमारे पास बनाएंगे एक कॉलोनी। अब कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी ऑब्वियसली बात है, नाम से जाहिर है, उसमें क्या होंगे, मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ होगा। यानी काफ़ी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहेंगे जब जाके कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। ठीक है, उसमें होगा क्या, डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट प्रेजेंट अमंग देम, यानी उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि बेसिकली जो सेल हैं वो अगर कॉलोनी में रह रहे हैं तो उनकी क्या खसूसियात हैं। Each unicellular organism lives its own life and is independent, यानी जो हर सेल है वो इंडिपेंडेंट होगा। वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो फीडिंग हो, न्यूट्रिशन हो, हैबिटेट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ एज इट इज़ खुद परफॉर्म करेगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम इज एब्सेंट, यानी डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, एब्सेंट होगा। पहले हमने पढ़ा, यानी जो उनका जो एक सेल है वो अपना हर काम खुद परफॉर्म करेगा। यानी अब जैसे ये वॉलबॉक्स कॉलोनी है जो कि पानी में पाई जाती है, इसमें एक ये वॉलबॉक्स सेल है, एक ये वॉलबॉक्स सेल है, एक ये वॉलबॉक्स सेल है, यानी काफ़ी सारे वॉलबॉक्स सेल्स हैं। अब इसमें बेसिकली कितने सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं किसके, वॉलबॉक्स के। वो जब एक साथ रहेंगे तो वो हमारे पास एक कॉलोनी बना देंगे। अब कॉलोनी में क्या है, वो एक साथ रहेंगे, लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट, यानी वो अपने किसी भी एक्टिविटी के लिए दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं करेंगे। इस सेल को इस सेल की ज़रूरत नहीं है अगर उसे मोड ऑफ फीडिंग करनी है, यानी उसे मोड ऑफ फीडिंग में, सॉरी न्यूट्रिशन में, उसे किसी भी उसकी एक्टिविटी में दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं है। यानी अपनी हर एक्टिविटी हर सेल खुद परफॉर्म करेगा, हर ऑर्गेनिज्म खुद परफॉर्म करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। ये इनकी 2 एक्टिविटीज़ होंगी। एग्जांपल है वॉलबॉक्स जो कि बनाता है हंड्रेड्स ऑफ कॉलोनीज इन वाटर में। उसके बाद नंबर 3 क्या आता है, नंबर 3 आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। The organisms are made up of more than one cell are called multicellular, यानी पहले हमने पढ़ा यूनिसेलुलर वन सेल, कॉलोनियल वन यूनिसेलुलर थे लेकिन वो एक साथ रह रहे थे काफ़ी सारे, तो हमारे पास क्या बन रही थी, कॉलोनी।
अब है मल्टी सेलुलर, ये क्या है, मोर देन वन सेल, यानी जो इनकी लाइफ एक्टिविटीज होगी वो मोर देन वन सेल के अंदर ऑक्युपाई होंगी। एक सेल जो होगा इनकी लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें जरूरत होगी मोर देन वन सेल की, जो कि उनके लाइफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करे और उनको परफॉर्म करे। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू मेक टिश्यूज, सेल्स जो होते हैं वो मिलके इसमें टिश्यूज बनाएंगे, बिकॉज सेल मोर देन वन है। जब मोर देन वन है तो बेसिकली 2, 3, 4, 5 जितने भी सेल्स हैं वो सब ऑर्गेनाइज होंगे, तो क्या बनेगा, टिश्यूज। टिश्यूज में ऑर्गेनाइज होकर बना देने हैं ऑर्गन्स, जब ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होंगे तो बन जाएंगे ऑर्गन सिस्टम्स। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ये है सिंपल। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही है। पहले तो था वो एक सेल था, एक सेल ही तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उसमें मोर देन वन सेल है, जो उनकी जो हमारे पास देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो गई, बिकॉज मोर देन वन सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे। अब जब उसमें वन सेल नहीं है, मोर देन वन सेल है, तो हर सेल का अपना अपना काम होगा। ईच सेल जो है वो परफॉर्म करेगा इंडिपेंडेंटली, ईच सेल परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। यानी हर सेल इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, बिकॉज मोर देन वन सेल है, हर सेल का अपना अपना फंक्शन होगा। कोई ब्लड सेल है तो वो ब्लड के मुताबिक अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर कोई नर्वस सेल है तो वो नर्वस टिश्यूज बनाएगा, जो ब्लड सेल है वो ब्लड टिश्यूज बनाएगा, मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनेंगे, उसमें ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे। ठीक है, तो हर तरीके से हर सेल जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। जो ब्लड सेल है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, जो कि हमारी बॉडी में ज़रूरत है जिस चीज़ की ऑक्सीजन की। उसके बाद जो नर्वस सेल है, नर्वस टिश्यू है, वो क्या करेंगे, जो हमें जो रिस्पॉन्स हमारे जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको वो मुख्तलिफ मैसेज सेंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे एंड ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और हर सेल इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, उनका एक सेल से काम नहीं हो रहा, इसलिए वो मोर देन वन सेल को कंसिस्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल में आ जाता है फ्रॉग एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या है, प्लांट की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और फ्रॉग क्या है, एनिमल। यानी हम लोगों ने इसमें प्लांट और एनिमल में एग्जांपल ली कि प्लांट्स में से मस्टर्ड एंड एनिमल्स में से फ्रॉग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें मोर देन वन सेल होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़े सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को, जो हमारे पास है बेसिकली 3। नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 कॉलोनियल एंड नंबर 3 इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या है, वन सेल होगा, वन सेल के अंदर ही उसकी तमाम लाइफ एग्जिस्ट करेगी, उसकी तमाम एक्टिविटीज होंगी। कॉलोनियल में क्या है कि जो यूनिसेलुलर है वो ऑर्गेनाइज होंगे, लीव होंगे टुगेदर, जब एक साथ वो इकट्ठे रहेंगे तो कोई एक कॉलोनी बन जाएगी। जो कॉलोनी है उसमें हर सेल अपना अपना काम करेगा, दूसरे के काम से कोई ताल्लुक नहीं, वो इंडिपेंडेंट होगा, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जो है वो कंसिस्ट होंगे मोर देन वन सेल पे, एक सेल से उनका काम पूरा नहीं होता, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है, वो कंसिस्ट करते हैं मोर देन वन सेल को। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज़।